जय हिंद साथियों, आज हम फिर करने वाले हैं एक और आर्टिकल, जिसमें कि आर्टिकल नंबर 21 है। 20 आर्टिकल मैंने करा दिया था और 1 से लेके 20 आर्टिकल तक हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम करेंगे आर्टिकल नंबर 21 यानी अनुच्छेद 21। इसमें कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि इसमें लाइफ की बात की गई है। किसकी? लाइफ की बात की गई है। और दूसरा इसमें कहा गया है प्राइवेसी। प्राइवेसी की बात भी इसमें की गई है। ठीक है भाई, दो चीजों की बात यहाँ पर है। एक तो लाइफ को लेकर है और दूसरा पर्सनल पर्सनल फ्रीडम या कह सकते हो लिबरेटरी। यानी कि दो चीजों की बात यहाँ पर है, यानी कि आपको स्वतंत्रता आपकी प्राइवेसी के लिए भी है और दूसरा जीवन जीने का अधिकार यानी कि लाइफ और जिंदगी का अधिकार भी आपको है। अब जिंदगी के अंदर या लाइफ के अंदर दो चीजें आती हैं। पहला क्या? पहला आ जाता है इसमें पर्यावरण। पर्यावरण को लेकर ये है कि आपको जो है स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है। स्वच्छ वातावरण का जैसे आपने देखा होगा, जब आपकी गाड़ी का प्रदूषण खत्म हो जाता है तो सरकार क्या करती है, उस पर भारी जुर्माना लगाती है। क्यों लगाती है? वो इस वजह से लगाती है कि उसको अच्छे से पता है कि आपके वाहन का जो प्रदूषण का एक सर्टिफिकेट होता है वो निकल गया है। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी अब धुआं ज्यादा देगी, यानी पर्यावरण को वो कहीं ना कहीं गंदा करेगी, दूषित करेगी। इसलिए वहां पर कहा गया है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन कैसा जीवन? स्वच्छ जीवन जीने का अधिकार है। यानी किसी की गाड़ी से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है या धुआं निकलता है तो वो पर्यावरण को कहीं ना कहीं गंदा करता है। इस वजह से जीवन जीने का अधिकार है। यानी कि अगर जीवन जीने का अधिकार है तो हर व्यक्ति को होगा, ये बात आप मानते हो? तो आप किसी की जान ले भी नहीं सकते। अगर आप किसी की जान लेना चाहो तो आप नहीं ले सकते। अगर आपने किसी की जान ली या किसी को मारा या कुछ भी ऐसा किया तो आपने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। जब आप यानी कि यहां पर मैंने लाइफ की बात की है तो मैं जीवन की बात कर रहा हूं सीधा। यानी कि आप किसी से किसी की जिंदगी नहीं छीन सकते। अगर आपने इस तरह का अपराध किया तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा, आपको दंड मिलेगा। लेकिन अगर आपको जीवन छीनने का अधिकार नहीं है, अगर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है छीनने का, तो आप खुद का जीवन भी नहीं छीन सकते। इसका मतलब ये है कि आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते। अगर आपने आत्महत्या की और आप किसी कारण बस बच गए, यानी कि अगर आपने आत्महत्या की, आप मर गए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसको सजा मिलेगी? ऊपर जाकर सजा थोड़ी ना देंगे। यानी कि अगर आपने आत्महत्या की और आप किसी कारण बस बच गए तो आईपीसी की धारा आईपीसी की धारा 309 के तहत आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और आपको इसके अकॉर्डिंग जो भी दंड होगा वो आपको दिया जाएगा। यानी ये आर्टिकल कहता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, उसको खत्म करने का अधिकार आपको नहीं है। ये बात समझ में आई? दूसरा, जीवन के प्रति एक और यहाँ पर पॉइंट है, वो है हेल्थ को लेके। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बहुत सारे इंजेक्शन या दवाइयां लगाई जाती है, जैसे पोलियो का या खसरा का या मम्स का, इस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, उसके हेल्थ की देखरेख की जाए। जब आप जब हम लोग छोटे थे तो आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में जब हम पढ़ने जाते हैं तो वहां पर खाने के लिए पौष्टिक खाना, हालांकि वो होता कैसा है वो आप अच्छे जानते हो, लेकिन सरकार की नजरों में वो खाना पौष्टिक खाना होता है और वो बच्चों को खिलाया जाता है ताकि उनकी हेल्थ और पोषण बरकरार बना रहे। तो स्कूल चले जाते हैं, थाली लेके, वहां पर खिचड़ी वगैरह मिलती है, ये बात आप अच्छे जानते हो। तो आर्टिकल नंबर 21 में क्या है भैया? स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार आपको है। यानी कि यहाँ तक कि जो पोल्यूशन फैलाने वाली चीजें हैं उनको खत्म करने का उनको खत्म करने का अधिकार भी है। समझ लो। फिर यहाँ पर जीवन जीने का अधिकार है। आप किसी का जीवन खराब नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, और जब किसी को नहीं मार सकते तो आप अपना जीवन भी खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई आप देश का एक अभिन्न अंग हो, इसलिए आप इस अपने जीवन को भी खत्म नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया और आप बच गए तो आईपीसी की धारा 309 के तहत पुलिस आपको पकड़ लेगी। दूसरा इसमें हेल्थ था। हेल्थ में क्या है कि आपको जो है आपके जो भी दवाइयां खर्च होती हैं आपके स्वास्थ्य के लिए वो गवर्नमेंट देती है। यहां तक कि आपने देखा होगा कि जब कोरोना आया था तो कोरोना के समय जो भी वैक्सीन बन के तैयार हुई थी वो पूरे देश में वैक्सीन फ्री में बढ़ गई थी। हर किसी को फ्री में वो वैक्सीन लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी? सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि आपका जीवन बचाना सरकार का धर्म है।
उनकी ड्यूटी है। तो इस वजह से वो, हालांकि वो जो इंजेक्शन आपको लगाए गए थे वो काफी महंगे होते हैं, हजारों के होते हैं, लेकिन वो हमें फ्री में लगा दिए गए थे। ठीक है भाई। यहाँ पर फिर आ जाता है निजता का अधिकार, सॉरी, दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है? यानी पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये है कि आपको एकांत में रहने का अधिकार है। एकांत में रहने का अधिकार है कि आपका मन करता है कि आप सबसे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर जंगलों में बने हुए होते हैं, कोई एक ही घर है जो बहुत बड़े जंगल में बना हुआ, फार्म हाउस बना लेते हैं। यानी कि आपको शांति पूर्वक, अगर आप अकेले रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, उसके लिए आपको कोई बाधित नहीं करेगा। और ये अधिकार देता है हमें आर्टिकल नंबर 21। 21 ये कहता है कि आपको एकांत में रहने का अधिकार है, प्लस आपको एकांत में रहने के बाद आप शांतिपूर्वक स्थान पर भी रह सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा कहीं पर अगर शादी होती है मोहल्ले पड़ोस में, और वो पूरी पूरी रात ढोल बजाते हैं, तो अभी पीछे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था कि आप सिर्फ उस ढोल को या ताशे को या गाने को आप सिर्फ 10 बजे तक बजा सकते हैं, उसके बाद आप फिर नहीं बजा सकते। क्यों नहीं बजा सकते? क्योंकि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी दूसरे की नींद खराब करो। तो नींद खराब करना यानी कि उसकी शांति को भंग करने के बराबर है, और शांति भंग करने का मतलब यह है कि आप उसके प्राणों के साथ खेल रहे हो। समझ रहे हो? इसलिए आपने देखा होगा कंप्लेंट कर देते हैं बहुत सारे लोग कि हमारे यहाँ डीजे बज रहा है, हमें डिस्टरबेंस हो रहा है। या एग्जाम के समय बच्चे जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस समय अगर कहीं पर डीजे या कहीं पर कुछ सत्संग जैसी बहुत बहुत दिनों तक चलती है, इस तरह की अगर कोई प्रक्रिया लाउड स्पीकर से होती है, तो वहां पर कंप्लेंट की जाती है कि हमें दिक्कत हो रही है, हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि शिक्षा का अधिकार भी क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया था। अभी मैं आपको समझाऊंगा वो क्या है। तो एकांत में रहने का अधिकार आपको है, आप रह सकते हो, अकेले रह सकते हो, शांतिपूर्व जगह में आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरा, फिर यहाँ पर है विदेश जाने की स्वतंत्रता भी आपके पास है, और उसको भी कोई छीन नहीं सकता। जैसे मेनका गांधी केस में हुआ था 1978 में, जब वो विदेश जा रही थी तब उनको रोक लिया गया था। तब उन्होंने केस सुप्रीम कोर्ट में कर दिया था और वो जीत गई थी। तब से यह विदेश जाने का अधिकार भी क्या है, हमारा निजता का अधिकार है। विदेश जाने का अधिकार भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो पासपोर्ट के थ्रू, वीजा लगाकर। ठीक है भैया। यहाँ पर विदेश जाने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में आ जाता है। फिर हमारा निजता। निजता का क्या मतलब है? यानी प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब ये है कि आपको ऐसा समझाता हूं कि एक बार एक हस्बैंड और वाइफ दोनों थे, और वो जो वाइफ थी उसकी, वो रात में किसी से फोन से चैटिंग कर रही थी। आपको सब समझ में आएगा, एग्जांपल दे रहा हूं। तो वो रात में वो किसी से चैटिंग कर रही थी, और ये बात उसके हस्बैंड ने देख ली। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि आप बताओ कि आप किससे बात कर रही हो, किससे मैसेज कर रही हो। तो उसने नहीं बताया और वो फोन में लॉक लगा दिया। अब जैसे ही उसने फोन में लॉक लगाया, तो हस्बैंड वाइफ है भाई, लड़ाई तो होना निश्चित थी। दोनों में लड़ाई हो गई कि आप लॉक खोलो इसका, हम देखेंगे आप किससे बात कर रही हो, ये वो। तो वो लड़की सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब उसने कहा कि हम जो शादी किए हैं तो हमें खरीद थोड़ी ना लिए हैं, हम कुछ भी करें, क्या दिक्कत है उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ भाई बात तो ठीक है, ये प्राइवेसी का अधिकार है उनका। वो पासवर्ड क्यों दें आपको, क्या मतलब है उसको देने का? यानी आपका फोन जो आपके पास है, आपकी बिना इजाजत के कोई आपकी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, पहला। दूसरा, कोई आपके फोन का पासवर्ड नहीं जबरदस्ती आपसे ले सकता। यानी कि ये क्या है, आपकी एक निजता है, यानी एक आपकी प्राइवेसी है। और प्राइवेसी को एक हर व्यक्ति की एक प्राण से ज्यादा होता है। प्राइवेसी जो होती है हर व्यक्ति, उसके प्राण, उसके जीवन से ज्यादा होती है। और अगर जीवन को आर्टिकल 21 में रखा गया है, तो प्राइवेसी को भी आर्टिकल 21 में रखा गया है। ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई। दूसरा है अडल्टी के हिसाब से। अडल्टी क्या होता है? अडल्टी का मतलब है कि आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, और वो जो वाइफ है वो किसी और के साथ उसका चक्कर शुरू हो गया, तो वो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना, क्योंकि शुरुआत है तो कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ेगा। तो अडल्टी के हिसाब से क्या है, हस्बैंड वाइफ है, तो जो वाइफ है अगर उसका अफेयर किसी के साथ चल रहा है, तो वो जो हस्बैंड है वो उसको मना नहीं कर सकता। क्यों नहीं मना कर सकता? क्योंकि उसके पास वो अधिकार है, उसकी जीवन जीने का, यानी उसकी प्राइवेसी का अधिकार है, वो ऐसा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भाई क्या दिक्कत है, अगर वो किसी और के साथ रहना चाह रही है तो रह सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जिसके साथ उसकी शादी हुई हुई है, अगर वो चाहे तो उस लड़की से तलाक ले सकता है, और बिल्कुल ले सकता है। 1 मिनट रुकना। अगर वो व्यक्ति चाहे तो उस अपनी वाइफ से तलाक ले सकता है बिना किसी झिझक के। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं रहना चाहता उसके साथ, तो फिर सरकार भी उसे मना नहीं करेगी। ठीक है भैया, आगे आ जाते हैं। तो इतनी बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। तो आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? आर्टिकल 21 कह रहा है कि आपको लाइफ में जो है
प्राण की स्वतंत्रता है, यानी कि जीवन जीने का अधिकार है आपको बढ़िया से। आप शांतिपूर्वक माहौल में रह सकते हो। कैसे? आप शांतिपूर्वक कहीं माहौल, कहीं ऐसा शांतिपूर्वक माहौल है तो वहां रह सकते हो। आप एकांत में रह सकते हो, विदेश जा सकते हो, प्राइवेसी का अधिकार भी आपको है। पर्यावरण स्वच्छ, यानी स्वच्छ कह सकते हो, यहाँ पर स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार आपको है, समझ रहे हो? स्वच्छ 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 वातावरण में रहने का अधिकार आपको है। आप अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते, किसी दूसरे की जान नहीं ले सकते, है ना। तो ये आर्टिकल आईपीसी की धारा 309 के तहत आपको क्या कर दिया जाएगा? गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर आपने अपनी जान लेने की कोशिश की तब भी। समझ रहे हो बात को? तो ये हमारा आर्टिकल खत्म हो जाता है 21। आगे आ जाते हैं। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहां पर है? आर्टिकल नंबर 21 में। आर्टिकल नंबर 21 का जो क्या है उसको समझते हैं। देखो यहां पर कह रहा है आर्टिकल नंबर 21 के पहले में कहा गया कि शिक्षा का अधिकार। देखो शिक्षा का अधिकार का ये मतलब है कि जिस इंसान के पास शिक्षा नहीं है तो वो इंसान, ये समझ लो कि उसका जीवन कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता बिल्कुल अलग ही होगी। इसलिए शिक्षा के अधिकार को भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि जान से बढ़कर इंसान के लिए शिक्षा होती है। जिस इंसान के पास शिक्षा नहीं उसके पास कुछ नहीं, क्योंकि उसकी जो मेंटेलिटी होगी वो बाकी से बहुत अलग होगी। हम जानवरों से क्यों अलग हैं? हम जानवरों से क्यों अलग हैं? सिर्फ इसी हिसाब से कि हम सोच सकते हैं और अच्छा कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, सही सोच सकते हैं, दूसरों से अलग बेहतर कर सकते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा सब कुछ। लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते, वो सोच नहीं सकते कुछ किसी चीज को, है ना। लेकिन हम सोच सकते हैं, इसलिए जानवरों से अलग होते हैं। क्योंकि शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं, फिर भी हम जानवरों से अलग होते हैं। तो जिस इंसान के पास शिक्षा नहीं है वो उसी के बराबर हो जाता है, समझ रहे हो? तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर जिस तरह से जीवन जरूरी है एक इंसान के लिए, उसी तरीके से शिक्षा भी बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए, समझ रहे हो? अगर उसके पास शिक्षा नहीं है तो वो पशु के समान है। तो ये बात सोचकर आर्टिकल नंबर 21 में प्राण के जीवन के अधिकार के साथ साथ इसको शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ दिया गया। और ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में। ठीक है भाई, ये कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में जोड़ा गया था। और इसमें यह कहा गया था कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में ड्रेस भी मिलती है, किताबें भी मिलती हैं, सिर्फ इस आर्टिकल की वजह से, समझ रहे हो? और वहां पर ड्रेस के साथ साथ खाना भी मिलता है, हेल्थ की वजह से वो आर्टिकल 21 हो जाता है हमारा। और आर्टिकल 21 के तहत किताबें मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं, फ्री शिक्षा मिलती है। कब तक? 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो आर्टिकल 21 के कै में क्या है भैया? शिक्षा का अधिकार है। समझ रहे हो बात को? शिक्षा का अधिकार है। ये कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में जोड़ा गया था। और कहा गया था कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है भैया, आगे आ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है हमसे आर्टिकल नंबर 22, गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण का क्या मतलब है भाई? गिरफ्तारी से संरक्षण का क्या मतलब है? देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो है, मैंने यहाँ पर लिखा दंडात्मक, और दूसरा है निवारक निरोध। निवारक निरोध और दंडात्मक, यानी अपराध के बाद का जो दंड होगा वो अपराध के बाद का है, और अपराध से पहले का दंड, यानी कि ऐसा कोई दंड है जो अपराध किया नहीं है फिर भी हमें दंड मिला। क्या ऐसा दंड है? बिल्कुल है। ऐसा दंड तो होता ही है कि अपराध कर दिया तो उसका जो पनिश तो फिर किया ही जाएगा हर हाल में। तो इन दोनों बातों को समझते हैं। पहला हम समझते हैं इस वाले को, यानी कि अब आपने अपराध कर दिया है तो फिर आपको क्या क्या सजा मिलेगी। यहां पर लिखा हुआ है दंडात्मक, यानी अपराध के बाद का समय। आपने अगर कोई ऐसा केस कर दिया, देखो पहला अपराध को समझो। अपराध होते हैं दो तरह के। जो अपराध होते हैं दो तरह के। अपराध दो तरह के हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? एक हो जाता है हमारा कोग्निजेबल, और एक हो जाता है नॉन कोग्निजेबल। कोग्निजेबल क्या होता है और नॉन कोग्निजेबल क्या होता है, पहले आप इसको समझो। ऐसा कोई, देखो जो कोग्निजेबल अपराध है, कोग्निजेबल जो अपराध है, वो एक ऐसा अपराध होता है जिसके लिए कोई ज्यादा बड़ी सजा नहीं होती या ज्यादा बड़ा अपराध नहीं होता। जैसे किसी को डांटना, चोट पहुंचा देना, एक्सीडेंट होना, ये छोटे मोटे जो केस होते हैं, ये छोटे मोटे जो अपराध होते हैं, चोरी करना, इस तरह के जो अपराध होते हैं, ये हमारे कॉग्निजेबल होते हैं, यानी कि ये संघीय अपराध होते हैं। इसको हम बोलते हैं संघीय अपराध, है ना। जो कॉग्निजेबल होते हैं वो संघीय अपराध होते हैं। इनके लिए पहले वारंट निकलेगा,
वारंट निकलेगा और वारंट निकल के फिर आपको आपको पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। और जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तब आप पूछ सकते हो पुलिस से कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कौन से अपराध में है? ये अपराध है तुम्हारा संघीय अपराध, यानी कि कॉग्निजेबल अपराध में ये आप कर सकते हो। लेकिन एक होता है असंघीय अपराध, एक होता है असंघीय अपराध। असंघीय अपराध का क्या मतलब है? यानी कि नॉन कॉग्निजेबल। एक होता है नॉन कॉग्निजेबल अपराध होता है, नॉन कॉग्निजेबल। इसमें बड़ा केस आता है, कोई बड़ा केस जैसे किसी का मर्डर कर देना या किसी का रेप कर देना, इस तरह के जो बड़े बड़े अपराध होते हैं इसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल अपराध, यानी असंघीय अपराध। इसमें ना तो वारंट निकाला जाएगा ना ही कुछ किया जाएगा, आपको सिर्फ पता लगने पर तुरंत आपको पकड़ लिया जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन जब वारंट निकाला जाएगा तब आप समझ जाओगे कि ये हमारा कैसा अपराध है, संघीय अपराध है, कॉग्निजेबल अपराध है। और इसके लिए आप अपने वकील से भी बात कर सकते हो, समझ रहे हो बात को, इसके लिए। लेकिन इसके लिए जो असंघीय अपराध होते हैं उसमें सिर्फ आपको पकड़ लिया जाएगा और पुलिस में मतलब पुलिस की हिरासत में ले लिया जाएगा और कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन संघीय अपराध में ऐसा नहीं होता है। संघीय अपराध में पहले वारंट निकलेगा, फिर आपको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी के समय ही आप गिरफ्तार होने का कारण उनसे जान सकते हो कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वालों को आपको पेश करना होगा, समझ रहे हो बात को। पुलिस वालों के पास 24 घंटे का समय होता है, सिर्फ 24 घंटे का, ताकि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दें। ऐसी स्थिति में वो पुलिस वालों का जो लाने ले जाने का समय होता है उस अपराधी को कोर्ट तक, वो समय इसमें इंक्लूड नहीं होता है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद आप अपने वकील से भी बात कर सकते हो, वकील से अपने बात कर सकते हो। अब वकील दो तरह के होते हैं। एक वकील तो वो होता है जो प्राइवेट होता है, जिसको आप हायर करते हो। और जब कोई ऐसा केस है या आप ऐसे हो कि कोई भी वकील आपका केस नहीं ले रहा है, तो उस समय सरकारी वकील होते हैं और वो सरकारी वकील आपका केस लड़ते हैं। और ज्यादातर सरकारी वकील क्या करते हैं, हार ही जाते हैं केस को। क्यों हार जाते हैं? उन्हें कोई मकसद ही नहीं है, उन्हें तो जो पेमेंट वगैरह, जो केस का सैलरी वगैरह मिलती है सरकारी वकीलों को, वो गवर्नमेंट से मिलती है, तो वो क्यों टेंशन लेंगे फालतू में। तो दो तरह के वकील हो जाते हैं, एक प्राइवेट वकील जो जान लगा देता है आपको जिताने के लिए, और एक होता है सरकारी वकील जो जान लगा देता है आपको हराने के लिए। समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से आपको जब वारंट निकलेगा तो आप संज्ञेय अपराध करोगे। ये सब चीजें जो आती हैं अपराध वाली, वो ज्यादातर जो आईपीसी सीआरपीसी में हमें मूल विधि में पढ़ने मिलती है। मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ेंगे दरोगा के लिए, एसआई के लिए। और इस वाले में असंज्ञेय अपराध में क्या होता है, असंज्ञेय अपराध में आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि आप अपने वकील से बात कर सकते हो, इसमें भी वकील से बात कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन आपको मौका नहीं मिलेगा इतना, है ना, ताकि आप कर सको। दूसरा, अब यहां पर जो मैंने ये बताया आपको, यहाँ पर जो मैंने देखो एनकाउंटर की बात बताता हूँ। एनकाउंटर जो हो करते हैं ना लोग, वो इसी बीच कर देते हैं कि 24 घंटे के अंदर आपको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। जब ले जाते वक्त, फिल्मों में भी आपने देखा होगा खूब, वो क्या करते हैं कि भाग रहा था, पहले ऊपर गोली चलाई, फिर पैर में गोली मारी, फिर डायरेक्ट खत्म ही कर दिया। ऐसा करते नहीं करते, तो वो इसी समय करते हैं जब वो कोर्ट लेके जा रहे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा निवारक निरोधक कानून, यानी अपराध से पहले का कानून। अपराध से पहले का कानून का क्या मतलब है? अपराध से पहले का मतलब है कि बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वारंट नहीं निकलेगा, बल्कि आपको पहले ही पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसा अपराध कर दिया है जो खतरनाक अपराध है, जो मैंने अभी आपको बताया था, खतरनाक अपराध है, और उस खतरनाक अपराध में से रेप कर दिया या किसी का मर्डर कर दिया इस तरीके से, तो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। फिर आप पूछ नहीं सकते कि वहां चौड़ में खड़े होके हाँ भाई हमें क्यों गिरफ्तार किया जाए, वो दो लपाटे लगाएगी सही तरीके से, समझ रहे हो बात को पुलिस। तो आपको क्या करेगा, वो उठा के ले जाएंगे। अब उठा के ले जाने के बाद वो क्या करेंगे, 3 महीने तक आपको हिरासत में रख सकते हैं। हिरासत में रख सकते हैं, क्या मतलब है, यानी कि अगर बिना वारंट के आपको उठा लेंगे, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त का, आपको नजरबंद कानून के अंतर्गत उठाया जाएगा। कैसे उठाया जाएगा? नजरबंद कानून। देखो अपराध से पहले, अपराध से पहले का क्या मतलब है, जैसे अपराध अभी हुआ नहीं है लेकिन किसी के थ्रू अपराध होने की जब आशंका होती है, जैसे ऐसा समझो जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, तो उससे पहले जम्मू कश्मीर के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करके 3 महीने के लिए
वो 3 महीने के लिए क्या किया गया था, यानी कुछ समय के लिए उन्हें जेल में बंद कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि वो जानते थे कि इनके भड़काऊ भाषण से कुछ ना कुछ अहिंसा फैल सकती है, और उस अहिंसा को रोकने के लिए, उस अपराध को रोकने के लिए 370 जब हटा था, तब उस समय बड़े बड़े नेताओं को जम्मू कश्मीर के हिरासत में ले लिया था, बंद कर लिया था। और जब ऐसी स्थिति में अपराध से पहले किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वहां पर ना कोई वकील होता है, ना कोई दलील होता है, ना कोई सुनवाई होती है। ये बिल्कुल सेम ऐसा होता है नजरबंद जैसे कि रोलैक्ट एक्ट 1919 था। आप याद करो 1919 में एक रोलैक्ट एक्ट कानून आया था, जो रोलैक्ट ही लेके आए थे इस कानून को। उसमें भी क्या था, बिना वकील बिना दलील के गिरफ्तार कर लिया जाता था, सिर्फ शक के बिना पर गिरफ्तार कर लेते थे और वहां पर जेल में डाल देते थे। और जब तक उसको जेल में बंद रखते थे, जब तक वो स्थिति सुधर ना जाए। और ज्यादा से ज्यादा जो रख सकते हैं नजरबंद कानून के अंतर्गत, वो 3 महीने तक रख सकते हैं। अगर इसको और ज्यादा लेके जाना है तो फिर आपको अनुमति लेनी पड़ती है इसकी, समझ रहे हो, इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। फिर ये 3 महीने से जाकर सीधा 8 महीने 2 महीने 10 महीने तक पहुंच जाता है, समझ रहे हो। तो अपराध से पहले का कानून जैसे नजरबंद कानून, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, नजरबंद कानून के हिसाब से भी इसको समझ सकते हो। नजरबंद कानून, नजरबंद होता है भाई, दय होता है। नजरबंद कानून के अंतर्गत इसको रखा गया है, अपराध से पहले के कानून को। तो अपराध से पहले कानून को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, और अपराध वाले कानून में क्या कर सकते हैं भैया, वारंट निकाल के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण। तो आपको क्या है, बिना वारंट, यानी वारंट आपको दिखाना होगा, यानी कि जो छोटा मोटा है तो वारंट दिखाना होगा पुलिस को, फिर आपको गिरफ्तार करेगी। और गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आप अपने वकील से भी बात कर सकते हो। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भैया, इसका स्क्रीनशॉट मारो फटाक से और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहां आ जाता है, यहां पर है इंटरोगेशन। जो इंट्रोगेशन होता है, इंट्रोगेशन का क्या मतलब है, पूछताछ। समझ रहे हो, पूछताछ जो पुलिस करती है जब आपको पकड़ लेगी, है ना। अब यहाँ पर पूछताछ का क्या मतलब है, पूछताछ का मतलब ये है कि अगर आपको इस वारंट के अंतर्गत, यानी आपको वारंट निकाला गया छोटे मोटे केस में, और केस में वारंट निकाल कर आपको गिरफ्तार कर लिया, फिर आपसे पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ का क्या मतलब होता है, पूछताछ का ये मतलब होता है कि पहले तो आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे। अब 24 घंटे में आपको गिरफ्तार भी करना है, आपसे पूछताछ भी करनी है, ये सब नहीं हो पाता है। तो आपको जब, क्योंकि पुलिस वालों की मजबूरी होती है, क्या अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर जो पुलिस, जो कोर्ट होगा वो पुलिस की नौकरी खा जाएगा, है ना। एक मिनट, जो पुलिस वाला होगा वो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। फिर जब पेश करेगा तो पेश करने के बाद, क्योंकि उसे अपनी नौकरी बचानी है, अगर वो पेश नहीं करेगा तो जज साहब उसकी नौकरी खा जाएंगे, है ना। तो 24 घंटे में वो उसके सामने पेश कर देते हैं, और बाद में कहते हैं कि क्या नाम है, मजिस्ट्रेट साहब या कोर्ट से जाके कहते हैं कि हमें पूछताछ करने में वक्त नहीं मिला, हमारी मजबूरी थी, 24 घंटे के दरमियान आपको जो है पेश करना था इस अपराधी को। अब ये अपराधी जो है हमें दोबारा चाहिए, है ना, दोबारा चाहिए, ताकि हम अच्छे से पूछताछ कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो क्या करते हैं, वो दोबारा से उस अपराधी को ले लेते हैं। और जब दोबारा से उस अपराधी को लेते हैं तो उसको डिमांड नहीं बल्कि रिमांड बोला जाता है। पुलिस क्या करती है, उस अपराधी को पुनः रिमांड पर लेती है। और आप अच्छे जानते हो कि जब पुलिस रिमांड पर लेती है किसी को तो बड़ी मार मारती है। हालांकि कानून के हिसाब से पुलिस वाले किसी अपराधी को मार नहीं सकते, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई रिमांड पे गया हो पुलिस की और वो पिटाया ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पुलिस क्या करती है, उसे दोबारा से रिमांड पर ले लेती है। लेकिन ये जो कस्टडी है, ये कस्टडी जो है, हिरासत में जो लिया जाता है, वो 2 तरीके से लिया जाता है। एक तो रिमांड पर लिया जाता है पुलिस की,
पुलिस की रिमांड पर। और एक होता है जुडिशियल कस्टडी। ये जो कस्टडी होती है एक तो जुडिशियल होती है और एक पुलिस रिमांड होती है। पुलिस रिमांड पर मारा जाता है, खूब बहुत मारते हैं उसको जो अपराधी होता है, लेकिन जुडिशियल के अंदर जो जुडिशियल कस्टडी होती है उसमें जो अपराधी को रखा जाता है वो जज साहब के अंडर में रखा जाता है। और जज साहब उसको कहाँ रखते हैं? जेल में रखते हैं। कहाँ? जेल में। और जेल की देखरेख जो करता है वो जेलर करता है। कौन करता है? जेलर करता है। लेकिन यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी में अपराधी को कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही उसको मारा जाता है, ना पीटा जाता है, ना पूछताछ होती है, कुछ नहीं होता। सारी जो पूछताछ होती है या पिटाई होती है वो सब के सब पुलिस रिमांड पर होती है। किस पर होती है भैया? पुलिस रिमांड पर होती है, जुडिशियल कस्टडी में नहीं होती है। ये बात समझ में आई है ना? फिर आपको गिरफ्तार कर लेगी और फिर जब रिमांड पर ले लेती है पुलिस, जब रिमांड पर लेती है तो कम से कम उसको 15 दिन तक अपने पास रख सकती है। कब तक? 15 दिन तक रख सकती है। और 15 दिन तक उसमें जांच करेगी, सबूत को इकट्ठा करेगी और जैसे ही सबूत मिल जाएगा फिर दोबारा से जाके वो कोर्ट में उसको अपराधी को पेश करेगी और उसको बताएगी कि हमें ये सबूत मिले हैं और फिर जाके उसको सजा सुनाई जाएगी। ठीक है भैया? तो ये आर्टिकल था हमारा जो खत्म हो गया। आर्टिकल हमारा ये वाला खत्म हो गया। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट मार सकते हो। तो आज मैंने 2 आर्टिकल आपको करा दिए, 20 और 21 और 22 मैंने आज आपको करा दिए। 20 तक मैंने पहले करा दिए थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।